हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस में। और आज का टॉपिक है रिजर्वेशन। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉलिटी के लिए, और साथ में ही ये उतना ही इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के लिए भी। इसको समझेंगे हम कि क्या था मामला, और ये संविधान पीठ जो इसके लिए गठन हुई थी उसका क्या फैसला आया, उसने क्या टिप्पणियां की। दोस्तों, जो जब भी संविधान पीठ कोई टिप्पणी करती है तो वो एक गाइडलाइन होता है भारत सरकार के लिए कि कैसे काम करे, या वो एक एडवाइस भी देती है सरकार को अपनी टिप्पणियों के थ्रू। तो समझेंगे कि संविधान पीठ की जो टिप्पणियां थी वो क्या थी, साथ में ये भी देखेंगे कि भारत में आरक्षण का इतिहास क्या था। तो दोस्तों, मैं हूं विजय श्रीवास्तव, और ये चैनल जो है स्पेशली फॉर सिविल सर्विस के लिए है। लेकिन ये इसके जो कंटेंट हैं वो वनडे एग्जाम, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि क्या था मामला, ये केस क्या है, इसको ऐसे समझते हैं। ये केस था आंध्र प्रदेश राज्य का। जनवरी 2000 के में आंध्र प्रदेश राज्य जो है, उन्होंने एक वहाँ की सरकार ने एक आदेश पारित किया जिसमें ये कहा गया कि राज्य के जनजाति जो स्कूल हैं उसमें सिर्फ एसटी कैटेगरी के लोग ही टीचर हो सकते हैं। मतलब ये था कि 100% रिजर्वेशन रहेगा एसटी कैटेगरी के लिए जनजाति क्षेत्र के स्कूलों में। जहाँ भी जनजाति स्कूल हैं वहाँ पे सिर्फ एसटी पढ़ाएंगे। तो इस मामले को लेकर के कुछ लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी उस आदेश को सपोर्ट किया। उन्होंने माना कि हाँ, ये जो आदेश है वो ठीक है। इस आदेश के बाद एक व्यक्ति आते हैं, चेब्रोलू लीला प्रसाद। ये चेब्रोलू लीला प्रसाद जी जो हैं वो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट देखती है कि ये जो केस है वो रिजर्वेशन से संबंधित है, और वहाँ पे 100% रिजर्वेशन है। तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक संविधान पीठ का गठन करती है 5 जजों का, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी। और ये लोग इस केस को देखते हैं और इस पे जो है डिसीजन देते हैं, जो आज का टॉपिक है। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, आगे बात करेंगे। उसके पहले चलिए समझते हैं कि भारत में रिजर्वेशन का इतिहास कैसे रहा है। अगर हम इतिहास को जब समझेंगे तभी हम आगे समझ सकते हैं कि जो संविधान पीठ ने टिप्पणियां की हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है, आज की परिस्थिति क्या है, वो हम इतिहास को देख के ही समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं भारत में जो संविधान है उसका इतिहास कैसा रहा है। चलिए दोस्तों, समझते हैं आगे भारत में आरक्षण का इतिहास कैसा रहा है। दोस्तों, आरक्षण जो है वो भारत में बहुत पुराने टाइम से रहा है, वैदिक टाइम से। जिस समय जो क्षत्रिय थे वो उनको आरक्षण था कि वही शिव शस्त्र विद्या सीखेंगे। ब्राह्मणों को आरक्षण था कि वही वेदों का ज्ञान देंगे, वही वेदों का ज्ञान लेंगे भी, ग्रहण करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे आज मॉडर्न इंडिया से लेकर के कि जब 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति होती है और महात्मा ज्योतिराव फुले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए रिजर्वेशन की मांग करते हैं। उसके बाद 1991 में महाराष्ट्र के सामंती रियासत कोल्हापुर में साहू जी महाराज जो थे वो आरक्षण की शुरुआत करते हैं। उसके बाद 1909 में भारत सरकार अधिनियम 1909 में भी आरक्षण की बात कही जाती है, उसका भी प्रावधान रहता है। ऐसा ही 1919 के भारत सरकार के अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। 1921 में महारा जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया जाता है। प्रॉपर एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि गैर ब्राह्मणों को 44% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, ब्राह्मणों को 16% का, मुसलमानों को 16, और भारतीय एंग्लो ईसाइयों को 16% का। साथ ही अनुसूचित जातियों को जो है 8% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया जिसे हम सभी लोग पूना समझौता कहते हैं। कि पूना समझौता पे एक क्वेश्चन हिस्ट्री में तो जरूर आता है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए जाने की बात की जाती है। वहाँ पे मांग उठता है कि दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र गठित किया जाए। 1935 में जो भारत सरकार नियम आता है उसमें भी आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। 1942 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी
ने दलितों के लिए उन्नति के लिए उनके लिए एक अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना करते हैं। अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ जो है वो एक प्लेटफॉर्म रहता है जिसके थ्रू अनुसूचित जात के लोग भी अपनी बात को कह सकते हैं। साथ ही वो मांग करते हैं सरकारी सेवाओं शिक्षा में भी उनके आरक्षण के लिए। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिलती है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो मसौदा समिति के अध्यक्ष बनते हैं और संविधान के निर्माण में उनका एक अहम योगदान है। उन्होंने ही भारत का संविधान गठित किया। उस टाइम उन्होंने 10 साल के लिए भारत के संविधान में रिजर्वेशन को सुनिश्चित किया और साथ ही उन्होंने यह भी एक प्रावधान डाला कि हर 10 साल में संविधान में संशोधन किया जाएगा और जो पिछड़े लोग हैं जो उनकी स्थिति को देखते हुए रिजर्वेशन को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद शुरू होता है भारत में ओबीसी के लिए आरक्षण, जिसमें 1956 में बाबा कालेकर की एक रिपोर्ट पेश की जाती है जो ये बताती है कि देश में और अन्य पिछड़ा वर्ग भी है जो पिछड़ा हुआ है काफ़ी और गरीब भी है जिसको रिजर्वेशन की आवश्यकता है। उसके बाद गठित होता है मंडल आयोग 1979 में। मंडल आयोग तो जब ये जो सन है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1979 मंडल आयोग, इस पे भी क्वेश्चंस जरूर आते हैं या इससे संबंधित कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है। मंडल आयोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना चाहिए। 1979 में आता है मंडल आयोग जो बताता है कि ओबीसी की जो स्थिति है उसकी गणना करता है, साथ ही उनकी आबादी की भी गणना करता है और इस बेस पे वो एक डाटा कलेक्ट करता है, एक मसौदा बनाता है कि उसको कितना रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। उसके बाद 1990 में मंडल आयोग की जो सिफारिश होती है उसे विश्वनाथ प्रताप सिंह जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे उन्होंने सरकारी नौकरियों में लगा दी। मतलब सरकारी नौकरियों में मंडल आयोग की सिफारिश को मान लिया गया और ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाने लगा। उसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है और ये बात करते हैं अगड़ी जाति के गरीबों के लिए 10% रिजर्वेशन के लिए। 10% रिजर्वेशन जो है अगड़ी जातियों के लिए नरसिम्हा राव ने शुरुआत में कहा था, जिसे अभी हाल ही में 2019 से 20 में मोदी सरकार लागू करती है। उसके बाद आता है 1992 में जिसमें इंदिरा साहनी जो है इस आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चली जाती है और वो कहती हैं कि रिजर्वेशन जो है वो सही नहीं है। वो कहती हैं कि एक रिजर्वेशन की एक सीमा होनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय जो है इसी केस को लेकर के 1992 इंदिरा साहनी मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय जो है 50% आरक्षण के सीलिंग की बात करता है। उसका आदेश देता है कि 50% से ज़्यादा कोई भी सरकार रिजर्वेशन नहीं दे सकती। ये मामला आया था 1992 में इंदिरा साहनी केस में। उसके बाद दोस्तों ये आरक्षण का टाइम बढ़ता है और आज आप देख ही रहे हैं 2019 और 20 में फिर से आरक्षण की बात आती है और मोदी सरकार 10% आरक्षण इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोगों को देती है जो अगली जाति के लोग हैं। इस तरह से 50 की जगह 60% रिजर्वेशन संविधान में हो चुका है। तो ये था भारत में आरक्षण का इतिहास। इसको जानने के बाद अब हम समझ पाएंगे कि ये जो अभी जजमेंट हुआ है, ये जो संविधान पीठ गठित हुई थी उसका उनकी जो टिप्पणियाँ थी वो कितनी इम्पोर्टेंट हैं और वो कैसे इतिहास को रेखांकित करती हैं। चलिए उसको समझते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं कि 5 सदस्यीय संविधान पीठ का क्या फैसला था। दोस्तों इस संविधान पीठ के जो 5 सदस्य थे उसमें थे जस्टिस अरुण मिश्रा जो इसके अध्यक्ष थे, साथ में थी जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस। इन 5 जजों से मिल करके ये संविधान पीठ का गठन हुआ था। संविधान जो पीठ थी उसने अपने फैसले में कहा कि 100% आरक्षण प्रदान करना अनुचित है और कोई भी कानून यह अनुमति नहीं देता है कि आदिवासी बहुल इलाके में आदिवासी शिक्षक ही पढ़ाएंगे। साथ ही संविधान पीठ ने 1992 के इंदिरा साहनी फैसले का भी जिक्र किया और साथ में कहा कि 1992 के फैसले के अनुसार
विशेष मामले में 50% की सीमा से ज़्यादा आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन बहुत ही सतर्क होकर के, मतलब बहुत ही ध्यान से इस आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है, और वो भी विशेष परिस्थिति, कोई ऐसी सिचुएशन हो जो बहुत ही स्पेशल कंडीशन के साथ अगर हो तो ही ऐसा किया जाना चाहिए। पीठ कहती है कि जो आंध्र प्रदेश सरकार ने 100% आरक्षण दिया है उसमें कोई ऐसा स्पेशल कारण नहीं दिखाई देता है। साथ में वो आंध्र प्रदेश सरकार को जिक्र करते हुए कहती है कि यह एक बेतुका विचार है कि आदिवासियों को सिर्फ आदिवासी द्वारा ही पढ़ाया जाना चाहिए। यह समझ से परे है कि जब दूसरे स्थानीय निवासी हैं तो वे क्यों नहीं पढ़ा सकते। साथ में ही संविधान पीठ ने 1986 के घटना का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि 1986 में भी तात्कालिक आंध्र प्रदेश सरकार ने इसी प्रकार का शासनादेश दिया था, जिसे राज्य प्रशासनिक अधिकरण ने रद्द कर दिया था, और अधिकरण के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। लेकिन 1998 में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी अपील जो है वापस भी ले ली थी। पीठ ने आगे कहा कि यह अपील वापस लिए जाने के बाद अपेक्षा की जा रही थी कि तात्कालिक आंध्र प्रदेश 100% आरक्षण प्रदान करने की अपनी कवायद को दोबारा नहीं करेगा। पीठ ने कहा कि ये विचित्र स्थिति है को देखते हुए हम इस शर्त के साथ नियुक्तियों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं कि जो भी नियुक्तियां अभी तक इस 100% रिजर्वेशन के नाते हुई हैं उसको हम एक विशेष परिस्थिति मान करके उसको हम संरक्षित कर रहे हैं, मतलब हम उसको रद्द नहीं कर रहे हैं। और साथ में ही उन्होंने आदेश दिया, पीठ ने आदेश दिया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो 1986 से लेकर के अभी तक आंध्र प्रदेश सरकार ने जो भी भर्तियां की हैं 100% रिजर्वेशन के बेस पर, वो सभी रद्द की जा सकती हैं। साथ ही संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे 5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। और दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को एक साथ क्यों नॉमिनेट किया जा रहा है, क्यों संविधान पीठ दोनों का नाम ले रही है, जबकि ये जो केस है वो आंध्र प्रदेश सरकार के ऊपर है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो केस था ये 2000 का था, जनवरी 2000 के टाइम का है। उस टाइम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य हुआ करते थे, इनका विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन आज के टाइम में ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कब अलग हुए, किस सन में ये दोनों अलग हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, जिसमें बताया गया संविधान पीठ ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। साथ में उन्होंने कहा कि अपने एक टिप्पणी में तो यहाँ तक उन्होंने संविधान पीठ ने कहा कि 72 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज भी समाज के जो निचला स्तर है, जो वंचित वर्ग है, उसको लाभ नहीं पहुँच पाया है। इस बात की सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, और अगर हो सके तो इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए कि जो लोग आज तक आरक्षण पा चुके हैं 72 साल तक, और काफ़ी अमीर हो चुके हैं, और समाज में उनको अच्छी प्रतिष्ठा मिल रही है, ऐसे लोगों को फिर से आरक्षण का लाभ ना मिल पाए, ऐसी व्यवस्था करें कि जिसकी वजह से जो उनके नीचे लोग हैं, जो आज भी वंचित वर्ग में आते हैं, जैसे एससी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस में अच्छे प्रतिष्ठित पोस्ट पर हैं, उनके पास पैसे हैं, समाज में अच्छी वैल्यू है उनकी, लेकिन वो आज भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से वो जो गांव में एक दलित है, जो जिसके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं है, पैसे नहीं है, वो उस सीट को फ़ायदा नहीं उठा पाता, क्योंकि उस पर फिर से उनका लड़का, उनकी फैमिली ही उसमें पोस्ट को भरती है। तो इस बात को भी इस संविधान पीठ ने ध्यान दिया और सरकार से कहा है कि इस पे जांच करें, और जैसे ओबीसी में क्रीम लेयर का सिस्टम है, वैसा ही कोई सिस्टम एससी एसटी में भी लगाया जाए। तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हुए हैं इस केस में, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इस बार एग्ज़ाम में आएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके
करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही।